स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का आपकी साइंस की क्लास में। तो भाई हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, लेकिन डिस्कस किया था सिर्फ एक ही टॉपिक और वो था सिंथेटिक फाइबर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से हमारे चैप्टर के टाइटल को देखें तो आपको दिख रहे हैं इसमें दो टॉपिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट प्लास्टिक्स। तो जानेंगे प्लास्टिक्स के बारे में और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर देखेंगे और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखना है। ऑल्दो ये दोनों अनरिलेटेड टॉपिक्स ही हैं, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हमने सिंथेटिक फाइबर्स की बात करी, हमने जाना ये फाइबर्स मैनमेड होते हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं और नेचुरल चीज़ों से ये नहीं बनते। थोड़ा बहुत नेचुरल सब्सटेंसेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है, बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ केमिकल्स। और ये केमिकल्स छोटे छोटे यूनिट्स जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स, और इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए छोटे यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स का यूज़ होता है, या उनकी जॉइनिंग के बाद हमें पॉलीमर्स मिलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। भाई ये प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, हाउ दे आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम आर सिंथेटिक फाइबर्स। कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन जानेंगे भाई हमारे आज का एजेंडा क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है, बेनिफिशियल है। देन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के क्या कोई टाइप्स भी होते हैं, हमें तो नहीं पता, देखेंगे। देन प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, तो हम जानेंगे प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, क्या प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, ये जानेंगे हम लोग। तो जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक्स। व्हाट आर एक्चुअली प्लास्टिक्स, तो हम कहेंगे प्लास्टिक्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स। ये भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही एक पॉलीमर है। ये भी बने हैं छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ने के बाद। जब छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दे मेक अ पॉलीमर। लेकिन यहाँ पर सारे प्लास्टिक्स के पास सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती। किसी किसी में हम देखते हैं ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये जुड़े होते हैं लीनियर फॉर्म में, लीनियरली जुड़े होते हैं यानी कि एक साथ एक लाइन में। एंड अदर्स आर क्रॉस लिंक्ड। देखो भाई ये है लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि मोनोमर्स एक साथ एक लाइन में जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, तो दीज आर क्रॉस लिंक्ड। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच में भी लिंक्स हैं। तो ये पार्ट्स देखो, ये मोनोमर्स लीनियरली तो अरेंज्ड है ही, बट आप देख सकते हो ये इस तरीके से भी दूसरे यूनिट से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्स। तो लीनियर अरेंजमेंट इजी अरेंजमेंट है और इसे तोड़ना बहुत आसान होता है, बट जो क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स होते हैं या हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं उन्हें तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी के साथ साथ प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल। बहुत, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि प्लास्टिक को हम कोई भी शेप दे सकते हैं आसानी से। That is can be shaped in any form। इसे हम किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। तो भाई आप आजकल देखते हो
कि ऑलमोस्ट हर चीज़ अब प्लास्टिक की बनने लगी है। जो पहले के टाइम में मेटल की बना करती थी या ग्लास की बना करती थी, अब हम लोग उसे प्लास्टिक से बना रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है, किसी भी शेप में इसे हम बदल सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, इसे रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल कर सकते हैं इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। पतले पतले हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं प्लास्टिक के। सोचो, अब बताओ क्या रह गया यहाँ पे? शीट्स भी बना ली हमने, वायर्स भी बना लिए हमने, उसको रीयूज भी कर लिया, रिसाइकल भी कर लिया, और जो चाहे वो कलर भी उसे दे सकते हैं। तो हम अपने आसपास कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स उनके अंदर होते हैं। तो प्लास्टिक्स बच्चों हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। जानेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के किस किस वे में हम लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक बेहतर है बाकी किसी मटेरियल से। ठीक, तो अभी तो हमने ये जान लिया कि इसके कितने सारे कैरेक्टर, कितने सारे फायदे हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिक के साथ। अब आपको बताना है कि ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आपको प्लास्टिक का एक पीस बेंड कर कर देखना है खुद से। प्लास्टिक की एक बॉटल ले लो जिसमें जो हमारी मिनरल वाटर की बॉटल्स आती हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जिन बॉटल्स में आती हैं, उन्हें आपको ऐसे ट्विस्ट करके या क्रश करके देखना है। कर सकते हो कि नहीं? तो यू कैन ईजिली बेंड दैट प्लास्टिक या दैट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक जिससे हमने क्या बनाया हुआ है, अपनी बॉटल्स बनाई हुई हैं या और भी कोई और चीज हो सकती है। कैन यू बेंड ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स या कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजिली? अब आप देखते हो प्लास्टिक्स से हमारे स्विचेस बने होते हैं, स्विच बोर्ड्स बने हुए होते हैं। अगर आप चाहो उसे बेंड करना तो क्या कर सकते हो? क्या उसका शेप बदल सकते हो? सोचो सोचो, जल्दी से सोच के बताओ मुझे कमेंट्स में। अभी मैंने आपको बोला कि एक आपने मिनरल वाटर की बोतल ले ली और दूसरा आपने स्विच बोर्ड ले लिया या फिर जो प्लास्टिक की बनी प्लेट्स आती हैं वो आपने ली, तो क्या बेंड कर पाओगे उसे? नहीं, तो आप उसे बेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसी बेसिस पे बच्चों हमने अपने प्लास्टिक्स को बांट दिया है इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सी हैं वो 2 कैटेगरीज? तो ये है थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड, वो प्लास्टिक जो कि डिफॉर्म हो जाए आसानी से, हीट करने पे उसका शेप खराब हो जाए, वो पिघल जाए, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। लेकिन अब ऐसा प्लास्टिक जिसे आपने बेंड भी करने की कोशिश करी, आपने उसे हीट भी किया लेकिन वो डिफॉर्म नहीं हुआ, जैसे कि स्विच बोर्ड्स या फिर आपके प्लेट्स प्लास्टिक की जो बनी होती हैं, या फिर जो हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं जैसे कि पैन है, तवा है, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं आप देखते हो कि वो प्लास्टिक के बने होते हैं। और अगर आप उन बर्तनों को गैस पर भी रखते हो तो देखते हो वो हैंडल पिघलता नहीं है, डिफॉर्म नहीं होता। तो सच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या कहलाते हैं बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये कहलाते हैं। अब इनका यूज अलग अलग है। अगर कोई ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि हीट के कांटेक्ट में ज़्यादा आता हो,
तो हम उसे थर्मोप्लास्टिक्स का तो नहीं बना सकते क्योंकि वो पिघल जाएगा। मान लो अगर मैंने यूटेंसिल्स का हैंडल थर्मोप्लास्टिक से बना दिया तो वो तो पिघल जाएगा और हमारा हाथ जल जाएगा अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स का यूज करते हैं सिंपल चीजें बनाने के लिए जिनका हीट से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि टॉयज बना लिए, कोम्स बना लिए और बहुत अलग अलग टाइप के कंटेनर्स जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपना खाना स्टोर कर कर रख लेते हैं या फिर कुछ स्पाइसेस वगैरह घर में स्टोर कर कर रख लेते हैं प्लास्टिक के बने कंटेनर्स में। इनका एग्जाम्पल ध्यान रखना, इनका एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हम लोग पाइप्स बनाते हैं। देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में है बेकलाइट एंड मेलामाइन, और इन दोनों के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम प्लेट्स बना लेते हैं मेलामाइन की, हम लोग स्विच बोर्ड्स बना लेते हैं बेकलाइट के। तो दो कैटेगरीज हैं हमारे पास प्लास्टिक्स की और इनका इस्तेमाल हम अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे कर रहे हैं। जिसकी जहां ज़रूरत है उसी टाइप के प्लास्टिक का हमने उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को बना लिया है। तो प्लास्टिक्स बन जाते हैं मटेरियल ऑफ चॉइस। भाई इतनी खासियत है, इतनी अच्छी बातें हैं प्लास्टिक्स में, तो ये बन जाते हैं हमारे मटेरियल ऑफ चॉइस। अगर अब आप देखो, बहुत सारी पुराने ज़माने में बॉटल्स आती थी, जो इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं या सिरप्स या स्क्वैशेस आते हैं, तो ये पहले ग्लास बॉटल्स में आया करते थे, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाते थे। तो इसीलिए अब उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स पर स्विच कर लिया है या पेट बॉटल्स पे स्विच कर लिया है। पेट के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमारे। तो क्यों बना प्लास्टिक एक मटेरियल ऑफ चॉइस? क्यों हम लोग हर चीज को रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक से? क्योंकि प्लास्टिक्स भाई लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। सेम साइज और शेप की आप मान लो एक बॉटल बनाओ ग्लास की और एक बनाओ प्लास्टिक की या मेटल की बनाओ, सबसे हल्का क्या होगा आपके लिए? सबसे कन्वीनियंट किसको हैंडल करना होगा? जो हल्की है, और हल्की होगी प्लास्टिक की। सस्ते में मिल जाता है, प्लास्टिक सस्ता होता है, गुड स्ट्रेंथ होती है, टूटता नहीं है, शीशा टूट जाता है, मेटल को रोड हो जाते हैं, बट प्लास्टिक के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, दे आर इजी टू हैंडल, हल्के हैं और स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है, तो हमारे लिए हैंडलिंग भी आसान हो गई इनकी। दे आर ईजी टू वॉश, दे आर ईजी टू क्लीन, तो इसीलिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं प्लास्टिक्स हमारे लिए। इतने कन्वीनियंट हैं बच्चों, इतने क्योंकि दे आर सो मच लाइटर एंड कन्वीनियंट, सस्ते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कार्स में करते हैं, एयरक्राफ्ट्स में करते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में भी करते हैं। एंड दिस लिस्ट इज एंडलेस, ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोग अगर काउंट करना स्टार्ट करें, जैसे कि स्लीपर्स बना रहे हैं हम, फर्नीचर बना रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस बना रहे हैं, तो भाई हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे से टॉयज़ आप बना रहे हो, उसमें भी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्लास्टिक को इग्नोर करना, प्लास्टिक का यूज़ ना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लास्टिक ने हमें, हमारे लिए, हमारी लाइव्स को इतना इजी बना दिया है, और इससे ज़्यादा कन्वीनियंट और इससे ज़्यादा वर्सेटाइल कोई भी मटेरियल नहीं है। इतनी सारी खूबियाँ जिसमें हो, ना ग्लास है, ना मेटल है, ना और कोई सब्सटेंस।
थोड़े डिटेल में हम लोग जानेंगे प्लास्टिक की खासियत। सबसे पहले बच्चों, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, इसके अंदर आप ऑलमोस्ट हर चीज रख सकते हो। हम लोग इसके अंदर केमिकल्स को भी रख सकते हैं, तो आप देख रहे हो प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, ना पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना हवा के साथ रिएक्ट करते हैं। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, खराब भी नहीं होते, इन पर जंग भी नहीं लगता। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए, इंक्लूडिंग केमिकल्स। भाई अब केमिकल्स को तो स्टोर करना है, तो हम कैसे और किस मटेरियल में स्टोर करेंगे? तो वी कैन स्टोर सम केमिकल्स इन ग्लास, और प्लास्टिक्स के अंदर भी हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हुआ कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता ना हवा से, ना पानी से, ना केमिकल से, नॉट इवन विद आवर फूड। हमारा खाने को भी अगर हम प्लास्टिक के अंदर रखते हैं तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी की जगह अगर आप किसी मेटल में रखो, जैसे एल्यूमिनियम में हम बोलते हैं कि नहीं जमाना चाहिए दही, क्योंकि दैट इज एसिडिक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, प्लास्टिक में इजीली हम ऑलमोस्ट हर काम कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर चीज को स्टोर भी कर सकते हैं। देन प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है, यानी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ना तो जंग लगता है ना टूटता है, तो ये सालों साल चलता है हमारे पास। अगर एक बार आपने प्लास्टिक का कोई कंटेनर खरीद लिया है या कोई और प्लास्टिक की बनी चीज आपने लिया, तो आप देखोगे कि उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। प्लास्टिक बहुत लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल है, इसे हम किसी भी शेप में, मतलब अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग कलर्स में इसे मोल्ड कर सकते हैं और बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ते होते हैं मेटल से ये, तो हम ऑलमोस्ट हर चीज़ इनसे बना लेते हैं, बकेट्स हों, कंटेनर्स हों, यूटेंसिल्स हों, एवरीथिंग। तो हमारे लिए बच्चों सोचना मुश्किल है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ। इवन जो हमारा खाना है, जो आप चिप्स खाते हो या कोई और बाहर से खाना खरीदते हो, उसकी पैकेजिंग में भी प्लास्टिक लग रहा है। इवन जो आपके टॉयज हैं, आप घर में रिमोट इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, टीवी, रेडियो, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, कोई ना कोई पार्ट उसके अंदर प्लास्टिक का जरूर बना होगा। तो प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है। हम लोग अपनी लाइफ से प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। फिर प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं, तो ये ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायर्स की कोटिंग में। तो जो हमारी वायर्स हैं वो कंडक्टर्स होती हैं, जैसे ये कॉपर वायर है, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इंसुलेशन के लिए हम लोग लगाते हैं इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग। और मेटल्स पे हैंडल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स प्लास्टिक के बनते हैं, क्योंकि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, दोनों का एग्जाम्पल आपने देख लिया है। और हम देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं वाइल रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल डैमेज, या रबर के पहनते हैं। तो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे।
तो कितने सारे फायदे भाई हमने देख लिए हैं प्लास्टिक के, और ये भी जान लिया है कि प्लास्टिक्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी। तो जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। जो टैबलेट्स आप लोग खाते हो उनकी पैकेजिंग देखते हो प्लास्टिक की हुई होती है। एंड द थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स, तो जब चोट लग जाती है तो उसे स्टिच किया जाता है, और ये जो थ्रेड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। सिरिंजेस प्लास्टिक की बनी होती हैं, डॉक्टर के ग्लव्स प्लास्टिक के बने होते हैं, एंड मैनी अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी कितना ज़्यादा यूज़ है प्लास्टिक का। फिर स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव ओवन्स में आप लोग जानते हो कि हम लोग मेटल्स की बनी चीज़ें नहीं रख सकते, तो इसीलिए प्लास्टिक के स्पेशल कुकवेयर्स आते हैं जिन्हें हम माइक्रोवेव ओवन्स में यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। तो इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो इस टाइप का प्लास्टिक बनाया हुआ होता है कि ये हेल्प करेगा हमारे फूड को पकने में, बट हमारे जो वेसल है प्लास्टिक का उसे हार्म नहीं करेगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से टेफ्लॉन के बारे में। तो टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, और इसी की मदद से हम लोग अपने नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाते हैं। नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई हम लोग देखते हैं, सुनते हैं टीवी एड्स में। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके पीछे का राज क्या है। तो ये हमारे यूटेंसिल्स के ऊपर टेफ्लॉन की एक कोटिंग लगा देते हैं, और अगर आप देखते हो कि अगर हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते अपने नॉन स्टिक कुकवेयर्स को तो उनकी एक कोटिंग हटने लगती है, टेफ्लॉन हटने लगता है उन पे से, और अगर टेफ्लॉन हट जाता है तो वहीं से आपका खाना स्टिक करने लगेगा, आप देखोगे। टेफ्लॉन इसी के साथ साथ बहुत सारे जो हमारे आजकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए उनमें भी यूज़ किया जाता है। हेयर स्ट्रेटनर्स में हेयर कर्लिंग आयरन जो आती है उसमें भी टेफ्लॉन यूज़ होता है ताकि हमारे बाल उसके ऊपर स्टिक ना करें। ऑल राइट, टेफ्लॉन के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारा वो है प्लास्टिक की टाइप, एंड दैट इज मेलामाइन। तो मेलामाइन यूज़ किया जाता है फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने के लिए। जैसे कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर्स अगर हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो दे मेल्ट इजीली। लेकिन हमने क्या किया, जैसे जो फायरमैन की यूनिफॉर्म्स होती हैं उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है जो कि उन्हें फ्लेम रेजिस्टेंट बनाती है। ओके देन, तो प्लास्टिक्स हमारे मटेरियल ऑफ चॉइस हैं, ये हमने देख लिया है। वो भी ये सिर्फ बुक में नहीं है बेटा, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं, बस आज हमने कलेक्टिवली उन चीज़ों को समझा है। तो आप सभी क्या करते हैं, बाहर गए सामान खरीद कर लेकर आए, मान लो चिप्स ले आए, सब्जी ले आए, फ्रूट्स ले आए, तो आप लोग इन प्लास्टिक के बैग्स में उसे लेकर आते हो, पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो आपने क्या किया, इसमें से अपना सामान निकाला ज़रूरी और इन बैग्स को फेंक दिया। यही करते हैं ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इसके अंदर का सामान चाहिए, जिसके अंदर वो रखा हुआ था हमें उससे क्या मतलब है, उसे फेंका और इसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बच्चों, प्लास्टिक हमारा मटेरियल ऑफ चॉइस होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है कि प्लास्टिक का डिस्पोजल हमें नहीं पता है कैसे करना है।
डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब आप लोग ही देखो, आप लोग प्लास्टिक के जो भी बैग्स होते हैं, जो भी आप कैरी बैग्स इस्तेमाल करते हो, उन्हें तो आप घर लाते ही फेंक देते हो ना। और क्या आपको पता है, अगर हम इन्हें ऐसे ही अननोइंगली फेंकते जाएंगे और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तो ये प्लास्टिक्स क्या कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लास्टिक, जितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, उतने ही हार्मफुल भी हैं। कैसे? तो देखो, ये हम लोग समझेंगे कि एक्टिविटी से। मैंने लिया है कि एप्पल, और ले लिए कॉटन के बने कुछ कपड़े, और प्लास्टिक की बॉटल्स ली। ठीक है, फ्रूट ले लिया मैंने, कपड़े ले लिए कॉटन के बने हुए, नेचुरल फाइबर के बने हुए हैं, और मैंने क्या लिया, मैंने ले ली बॉटल्स प्लास्टिक की बनी हुई। अब आपको क्या करना है, आपके आसपास अगर कोई फील्ड है तो उसे आपको डिग करना है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है और एक के अंदर ये एप्पल रख देना है। दूसरे पिट में कॉटन के बने कपड़े डाल दो, और तीसरे पिट में आपको क्या डालना है, दीज प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक कंटेनर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर इसे देखना है लेट्स से 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद अगर आप पिट को खोलकर देखोगे तो आप देखोगे कि आपके जो एप्पल है उसका पूरा लुक ही बदल गया है। अब वो आपको एप्पल जैसा नहीं दिखेगा, बट जो आपके कपड़े हैं वो भी आपको सेम लगेंगे और प्लास्टिक बॉटल्स भी बिल्कुल सेम। अब मान लो मैं बोल रही हूँ 1 मंथ, 2 मंथ और इवन 1 ईयर बाद अगर आप उसे खोल कर देखो, एप्पल पूरी तरीके से गायब हो चुका होगा, कपड़े भी खराब हो चुके होंगे और आपको उसमें से थोड़ा सा ही पीस मिल पाएगा कपड़े का। बट अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स को तो देखोगे पिट ओपन करके, तो वो आपको एग्जैक्टली सेम नजर आएंगी 1 साल बाद भी। और अगर हम इसे 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 500 साल बाद, तो भी आपको ये प्लास्टिक उसी फॉर्म में नजर आएगा जिस फॉर्म में आपने पिट के अंदर डाला था। जो प्लास्टिक आपने अपने बचपन में इस्तेमाल किया है ना, वो अभी भी हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इवन आपके पेरेंट्स ने भी जो अपने बचपन में प्लास्टिक इस्तेमाल किया होगा, वो अभी भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है, क्योंकि प्लास्टिक्स को सड़ाने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मिलता। प्लास्टिक्स सड़ नहीं सकते, प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसीलिए हमने 2 कैटेगरीज बना दी हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे कि बैक्टीरिया की मदद से या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो ब्रेक डाउन हो पाए, जो डिकम्पोज हो पाए, वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, कोई भी हो सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो कि बैक्टीरिया या किसी भी नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो सके, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो मटेरियल जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेसेस से, उन्हें हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और मेटल या ग्लास। ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस से खराब नहीं होते। तो इनकी एक लिस्ट भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। तो इसे डीजेनरेट होने में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, डिपेंड करता है उसके साइज पे और उसकी हार्डनेस पे। तो ऐसा मटेरियल तो बायोडिग्रेडेबल होगा।
देन वी हैव पेपर, पेपर को डिग्रेड या डीजेनरेट होने में अगेन 10 to 30 डेज लगेंगे, तो इसे भी मैं बायोडिग्रेडेबल ही बोलूंगी। देखो डिग्रेड होने का मतलब क्या है, खराब होना, और बायो हमने इसके आगे वर्ड लगा दिया है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये डिग्रेड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। फिर कॉटन क्लॉथ को 2 से 5 महीने लगेंगे, ठीक है, अगेन बायोडिग्रेडेबल है। वुड को खराब होने में 10 to 15 ईयर्स लगेंगे, बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ्स 1 साल लगेगा, दे आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्लास्टिक, ग्लास या फिर मेटल रख देती तो वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। एग्जाम्पल ज़रूर याद होने चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, तो आपको पहले तो उन्हें डिस्क्राइब करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है व्हाट आर दोज, और उसके बाद एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो हम लोग अक्सर इस तरीके का सीन देखते हैं अपने आसपास, बहुत सारा गार्बेज कहीं पड़ा हुआ है और हमारे एनिमल्स वहाँ जाकर अपना खाना ढूंढते हैं। अक्सर हम लोग अपने खाने को प्लास्टिक के अंदर रैप करते हैं और उसे फेंक देते हैं। खाना मान लो खराब हो गया या अब आपके यूज में नहीं है, प्लास्टिक में किया रैप और उसे फेंक दिया। और हमारे एनिमल्स खाने की तलाश में आते हैं और जब उन्हें प्लास्टिक के अंदर खाना मिलता है तो दे ट्राई टू ईट इट, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सीन्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं और आई एम श्योर आप सभी ने भी देखा होगा। लेकिन क्या आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर सकते हो? क्या आपने फेंकते वक्त सोचा कि इस प्लास्टिक का क्या होगा? क्या अगर मैं कोई प्लास्टिक फेंक रहा हूं और ये किसी की जान ले सकता है? अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं होती तो भाई आप बहुत गलत रास्ते पे हो, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि आपके किसी एक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है, तो जब हमारे एनिमल्स खाते हैं फूड किसी प्लास्टिक से, पॉलीथीन से, तो आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते। जब हमारे एनिमल्स खाते हैं तो उनके फूड के साथ साथ अक्सर वो प्लास्टिक भी इंजेस्ट कर लेते हैं। प्लास्टिक भी उनकी बॉडी में चला जाता है जो उनके ईसोफेगस को या स्टमक को चोक कर देता है, एक चिपक जाता है उनके ईसोफेगस में या फिर स्टमक में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने तो अपने घर से कूड़ा निकाल दिया, अपने घर से जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी वो निकाल कर बाहर फेंक दी और उसके बाद सोचा भी नहीं कि उसका क्या होगा। क्या कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म उसे खा के मर भी सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो हमें कभी भी प्लास्टिक का ऐसे बिना सोचे समझे डिस्पोजल नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए जो प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं ये कहाँ जाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म तो नहीं करेगा, ये हमें पता होना चाहिए और ये आपको हमेशा सोचना चाहिए while disposing प्लास्टिक या एनी अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो अब क्या करें भाई, हम लोग प्लास्टिक्स को ऐसे भी नहीं फेंक सकते, तो क्या हम उसे जला सकते हैं? कैन वी बर्न प्लास्टिक? जला देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारे एनवायरनमेंट में खुद से गायब नहीं होगा। और अगर हमने डस्टबिन्स में भी डाल दिया तो डस्टबिन से भी हमारे एनिमल्स उसे खा लेते हैं और उनकी बॉडी को बहुत हार्म होता है। तो क्या जलाना एक सही अल्टरनेटिव है हमारे पास? कैन वी बर्न प्लास्टिक? बताओ फटाफट से, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कमेंट से बताएंगे बच्चों, क्या प्लास्टिक को खत्म करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट से बर्निंग का अल्टरनेटिव
अपना सकते हैं? नो, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से रिलीज होती हैं पॉइजनस गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये पॉइजनस, ये जहरीली गैसेस आ जाएंगी, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। क्या होगा भाई? एयर पोल्यूशन होगा। फिर तो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे हम हैं या बाकी एनिमल्स हैं, वो सभी उस हवा में सांस लेंगे और बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उन्हें होंगी। भाई अगर हवा जहरीली होगी तो फिर कोई भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। एंड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल, जो भी सिंथेटिक मटेरियल होता है उसमें बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जल भी नहीं पाता। तो देखो, एक तो हम जला रहे हैं, वो पूरी तरीके से जलेगा भी नहीं, खत्म नहीं होगा, प्लस हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस और रिलीज करेगा। तो श्योरली बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज नॉट अ गुड आइडिया। तो भाई आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? ना तो इन्हें पिट्स में डाल सकते हैं, ना ही इन्हें जला सकते हैं, ना ही ऐसे ही फेंक सकते हैं। अब हम करें तो क्या करें भाई? क्या प्लास्टिक का यूज करना छोड़ दें? हाँ, कुछ हद तक। तो हमें क्या करना है? हमें अपनाने हैं 5 आवर्स। हमें 5 आवर्स का प्रिंसिपल अपनाना है, जिसमें क्या है? सबसे पहले है भाई रिफ्यूज। क्या करना है? आपको रिफ्यूज कर देना है, मना कर देना है, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप क्या कर सकते हो? अगर आपको बाहर जाना है, कोई सामान खरीद कर लाना है, तो आप प्लास्टिक का, अगर आपको शॉपकीपर कोई शॉपर दे रहा है, कोई कैरी बैग दे रहा है, यू जस्ट हैव टू से नो, मुझे ये नहीं चाहिए, और आप भी उसे यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू रिफ्यूज प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे से नो टू प्लास्टिक्स। भाई नो बोलो। इसी तरीके से हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की बनी कोई चीज शॉपकीपर आपको बेच रहा है, मना कर दो, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। और क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक तो एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, और हम लोग प्लास्टिक को अपनी लाइफ से निकाल बाहर नहीं कर सकते। वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस इट्स यूज। अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई शेक, कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक पी रहे हो, तो अवॉइड करो कि आप स्ट्रॉज ना लो। आप डायरेक्टली भी तो उसको पी सकते हैं। स्ट्रॉज बने होते हैं प्लास्टिक्स के, और वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप स्ट्रॉज को यूज कर लेते हो तो आप उसे धोकर दोबारा इस्तेमाल करते हो, नहीं करते ना। या आपका यूज किया हुआ स्ट्रॉ कोई बाद में इस्तेमाल कर लेगा, नहीं। तो ये वन टाइम यूज प्लास्टिक है, इसे हमें खत्म करना है। बिल्कुल हमें वन टाइम प्लास्टिक का यूज बिल्कुल खत्म कर देना है। तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर पाएंगे प्लास्टिक का यूज। वन टाइम प्लास्टिक को क्या करना है? बॉयकॉट करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, बॉयकॉट सिंगल यूज प्लास्टिक। स्ट्रॉज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैपिंग मटेरियल, जो रैपर्स होते हैं बिस्किट्स के या आपके चिप्स वगैरह के, वो भी सिंगल यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसे रीयूज़ करना है। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली है, मजबूरी थी आपकी, वो किसी और पैकेजिंग में नहीं आती है सिवाय प्लास्टिक के, तो यू कैन रीयूज़ इट। जैसे कि आपने कोई बॉटल ले ली पानी की या जूस की, अब आप क्या करो? अब आप उसको या तो चाहो नहीं लेते, बट अगर आपको लेनी पड़ी तो अब आप उसे रीयूज़ कर सकते हो। उसके अंदर कोई प्लांट ग्रो कर सकते हो,
या उससे कोई डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो अपने घर में सजाने के लिए, है ना। तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यूज्ड बॉटल से फ्लावर पॉट बना सकते हो या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या आता है, रीयूज के बाद हम लोग कहेंगे रिकवर या रिसाइकल। तो रिकवर और रिसाइकल में क्या है, रिकवर में तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं बट हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। मान लो जैसे कि रिसाइकल में क्या होता है, रीप्रोसेसिंग होती है, उसे दोबारा फैक्ट्री में भेजा जाता है और फिर कोई नई चीज़ बनाई जाती है उसकी प्रोसेसिंग के बाद। रिकवर में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं है उसमें। हम लोग प्लास्टिक की बनी किसी भी चीज़ का किसी और इस्तेमाल, कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर। तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई आपका यूज्ड प्लास्टिक का आइटम है, उससे आपने कोई डेकोरेटिव सामान बना लिया या अपना मान लो पेन होल्डर बना लिया। अगर आपके प्लास्टिक के पुराने कप्स हैं, उन्हें पेंट करके आप अपना पेन होल्डर बना सकते हो। तो ये रिकवर हो गया, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मैन पावर नहीं लग रही है और हम उस चीज़ का दोबारा से कुछ और यूज़ कर रहे हैं। बट रिसाइकलिंग में क्या होता है, अगर आप रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर नहीं कर सकते हैं तो एंड में हमारे पास ऑप्शन बचता है रिसाइकल का, कि हम उस प्लास्टिक को दोबारा फैक्ट्री में भेजें, उसकी प्रोसेसिंग हो एक बार फिर और कोई सब्सटेंस बनकर हमारे पास आए। जैसे कि हम देखते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बने हुए बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जो कि इतने शाइनी नहीं होते, थोड़े से डल होते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ी और तब जाके हमने वो कंटेनर्स या वो आइटम्स बनाए हैं। तो रिसाइकल हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि रिसाइकलिंग में भी वाटर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मशीन्स लगती हैं और लेबर भी लगती है, मेहनत भी लगती है। तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। और अगर आपने ये सब कुछ पढ़ भी लिया है, उसके बाद भी आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं कि आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप में रियलाइजेशन नहीं आ रही है रिगार्डिंग कि आपका डिस्पोजल कैसा है, क्या हमारी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है और क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो उसके लिए फेटल भी हो सकता है, तो भाई इससे ज़रूरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो अगली बार अगर आप कभी भी प्लास्टिक्स को डिस्पोज करें तो ये ज़रूर सोचें कि इसका क्या होगा, और डिस्पोज करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप रिफ्यूज़ करो, आप रिड्यूस करो या रीयूज़ करो किसी चीज़ को, ठीक है। तो फिर हम लोग वेस्ट को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की बात तो बाद में आएगी। तो वेस्ट मैनेज कैसे करें ये हमारा मोटो नहीं होना चाहिए, हमारा गोल नहीं होना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना हमारा गोल होना चाहिए। तो अगर अच्छा लगा है आपको ये सेशन तो जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि ऐसा और कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।